हेलो जी। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसका रिजल्ट आया था। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 5,400 करोड़ 5,400 करोड़ के आसपास का बैंक है। छोटा सा ही बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो हमें पता चल रहा है एकदम क्रीम जैसे टॉप टियर नॉर्मल बैंक्स होते हैं हमारे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उस तरीके से काम नहीं करते। ये थोड़ा सा डीप पेनिट्रेशन करके एकदम टीयर 3, 4, 5 वाले सिटीज में जाके थोड़ा सा अपना पेनिट्रेशन बढ़ा के स्मॉल एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस लोन देने का काम करता है। अब देख लेते हैं इसके नंबर क्या है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ रेट की बात करें तो लोन बुक बढ़ा 31% ऑन वाई वाई लेवल, बढ़िया ग्रोथ रेट, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ रेट बढ़ा 30% ऑन वाई वाई लेवल, ये भी बहुत बढ़िया बात है। क्यों? आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट और आपका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट आसपास है, आसपास होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आता आपने इस लोन बुक की पेस को लंबे समय तक सस्टेन करने में। वहीं अगर आपका डिपॉजिट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम होगा तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे आपकी लोन बुक की ग्रोथ रेट के पेस को धीरे धीरे नीचे ले आएगा और इक्विवेलेंट ले आएगा डिपॉजिट की ग्रोथ रेट के पेस से। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ये वाली कोई दिक्कत नहीं आती। डिपॉजिट ग्रोथ रेट बराबर चल रहा है हमारा लोन बुक ग्रोथ रेट के साथ। अगर हम बात करें डिपॉजिट में भी, अगर हम टर्म डिपॉजिट की बात करें तो टर्म डिपॉजिट का ज्यादा ग्रोथ आई, 48% टर्म डिपॉजिट बढ़े। इसका मतलब क्या होगा, नेट नेट हम आगे चल के देखेंगे तो इनका कासा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल डिपॉजिट बढ़ी उससे ज्यादा पेस पे हमारी टर्म डिपॉजिट पड़ गई। टर्म डिपॉजिट क्या हो गया, ये जो भी आपकी एफडी हो गई और ये सारी चीजें हो गई, जो हाई इंटरेस्ट वाले जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, ये सारी टर्म डिपॉजिट हो रही हैं। तो टर्म डिपॉजिट का रेट ज्यादा था, इसकी वजह से हमें पता चलेगा आगे चल के हमारा कासा भी कम हो गया। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखें तो इनको तीन मेन सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। 61% तो है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाला सेगमेंट, 20% है अदर रिटेल वाला सेगमेंट और 10% है होलसेल वाला सेगमेंट। अगर हम फर्दर डिवाइड करें माइक्रो बैंकिंग वाले को, तो हमें पता चलेगा इसमें दो मेन सेगमेंट आते हैं। 57% तो आ गया हमारा जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और 4% आ गया हमारा बिजनेस लोन। अब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे हमने बाकी दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में भी देखा था, क्या करेंगे, गांव की 5-6 औरतों को मिला के एक बिजनेस के लिए लोन दे देंगे। सपोज सब लोगों ने मिलके, जैसा अपन देखते हैं कि जैसे सपोज किसी दूध का बिजनेस स्टार्ट किया, दूध का बिजनेस स्टार्ट किया तो गांव की 6-7 औरतों ने मिलकर दूध का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन सबका एक साथ एक ग्रुप बना के उनको एक सिंगल एंटिटी बना के ये लोग लोन दे देते हैं। तो उससे क्या है, इनका भी रिस्क कम होता है और उन वो सारी भी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहती है कि भाई हमें इस लोन का रीपेमेंट करना है। मतलब ये होता है, इज्जत के ऊपर बात आ जाती है ना। तो इसकी वजह से ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप मिलकर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप कर दो जब आप माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में जा रहे हो, क्योंकि आप एकदम हाई रिस्क वाले कस्टमर के पास जा रहे हो, उसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं कुछ, उसको मतलब उसके बारे में आपको कुछ पता है नहीं, उसने पहले लोन क्या लिया था नहीं लिया था, जो भी आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसकी वजह से अगर आप जॉइंट लेंडिंग करके लोन देते हो तो वो ज्यादा ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर हम बात कर लें अदर रिटेल वाले सेगमेंट में, तो उसमें भी दो चीजें, एक है हमारे एमएसएमई लोन्स और एक है हमारा होम लोन। और अगर हम फाइनली होलसेल वाले सेगमेंट की बात करें तो एक तो डायरेक्ट बीसी चैनल के थ्रू है और एक है हमारा कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए लोन देते हैं। अगर इनके थोड़े से ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें तो अभी करंटली ये 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, और अभी भी इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन है बिहार, मध्य प्रदेश और शायद कर्नाटका या उड़ीसा है, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बट बिहार और मध्य प्रदेश, सॉरी, बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर ब्रांचेस की बात करें तो 28 नई ब्रांचेस इन्होंने ऐड करी इस क्वार्टर में और टोटल ब्रांचेस का नंबर पहुंच गया 960। अगर लोन बुक की बात करें तो ये अब अपनी लोन बुक को और डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। अगर आप इनकी 2020 में लोन बुक देखोगे तो 90% माइक्रो फाइनेंस लोन से थी। आप देखो धीरे 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 घट घट के माइक्रो फाइनेंस लोन रह गए सिर्फ 56%। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता चल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस का जो हनीमून पीरियड था, सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोल रही है कि वो पीरियड तो हो गया है खत्म। अब हमारे पास पहले पहले का ज्यादा बड़ा बेस भी है ना, वो जो छोटा बेस का वो था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से हर कस्टमर अलग अलग एंटिटी से लोन लेके बैठा है, तो कस्टमर के ऊपर भी डेट ज्यादा हो गया है। तो एक कस्टमर में आपने ऐसे समझो, एक कस्टमर ने इनसे भी लोन ले लिया, एक कस्टमर ने फ्यूजन से भी लोन ले लिया, अरमान से भी लोन ले लिया और सैटिन से भी लोन ले लिया। तो हर आदमी के ऊपर लोन ले लिया, तो एक ही आदमी के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल ईएमआई बन गई हैं। तो कस्टमर के ऊपर डेट लेवल्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री में। इसकी वजह से इनका लोन बुक डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें तो अब इन्होंने डाइवर्सिफाई कर करके 35% ऑफ द लोन बुक अब सिक्योर हो चुकी है। अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट बढ़ा 26% ऑन वाई वाई लेवल।
और स्टेट वाइज की बात करें तो सबसे बड़ा सेगमेंट इनका भी बिहार का ही है 42%, यूपी 27%, झारखंड 7% और 24% अदर स्टेट्स। एमएसएमई रिटेल वाला जो सेगमेंट था वो बड़ा हमारा 59% ऑन वाई वाई लेवल, और हाउसिंग लोन्स बढ़े हमारे 29% वाई वाई लेवल। कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बढ़ा 59% ऑन वाई वाई लेवल। और जो कमर्शियल व्हीकल में भी हम जैसे बाकी सारे जैसे हमने चोला देखा, चोला व्हीकल फाइनेंसिंग में बहुत अच्छा है, तो चोला भी क्या कर रहा है, चोला भी सेकंड हैंड व्हीकल की तरफ जा रहा है, बट अभी भी इनका जो कमर्शियल व्हीकल में 88% सेगमेंट है वो नए व्हीकल से आ रहा है, जो नया ट्रक निकल रहा है उसमें से आ रहा है, और ये अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसकी वजह से भी पेस ऑफ ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर कासा रेशो की बात कर ले तो कासा रेशो गिर गया ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल फ्रॉम 20% टू 19%। और वहीं एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी वाई वाई लेवल पे तो स्टेबल रहा, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो शायद स्टेबल रहा, वाई वाई लेवल पे डिटीरियोरेट कर दिया। कोई अपन देख लेते हैं क्या रहा। अगर ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए नंबर इंप्रूव किया 3.1% से 2.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और बढ़ गया फ्रॉम 2.5% टू 2.8% ऑन अ वाई वाई लेवल। सेम केस विद नेट एनपीए 0% से बढ़ के हो गया 0.3% ऑन अ वाई वाई लेवल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे फ्लैट रहा। 0.3% पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी 0.3% है। एक इन्होंने गजब की चीज क्या करी, इन्होंने अपना प्रोविजन कवरेज रेशो घटा दिया। भाई आपके देखो, आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ा, आपके इनके जैसे स्लिपेजेस भी बढ़े, इनके SMA 1 SMA 2 बकेट्स का पोर्शन भी बढ़ा, तो मतलब वहां पर भी सब कुछ मतलब एसेट क्वालिटी थोड़ा सा दिक्कत की तरफ जा रही थी। तो उसके बाद भी इन्होंने अपना पीसीआर नहीं बढ़ा, प्रोविजन कवरेज रेशो नहीं बढ़ाया। जो पहले इनका पीसीआर करीबन 9 कितना था, एक सेकंड में आपको बता देता, 98% के आसपास था। उसमें इन्होंने नए प्रोविजन ऐड नहीं किए, तो क्या वो पीसीआर घट के आ गया आपका 91%। तो ये थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत नहीं है, 91% का पीसीआर बहुत बढ़िया बात है, कोई इस पर बात निकालने की जरूरत नहीं है, बट कंपनी ने अपना पीसीआर लेवल मेंटेन नहीं किया। अगर उसको मेंटेन करते तो हमारा पैट पे और भी बड़ा हिट आता। अभी हम देखेंगे पैट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही एज कम्पेयर टू हमारा लोन बुक ग्रोथ या नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ। तो अगर ये लोग प्रोविजन 98% मेंटेन रखते तो पैट और भी कम देखने को मिलता हमें। कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और वाई वाई बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा, और वो यील्ड के साथ मैच भी किया। तो इसकी वजह से जो निम्स है हमारे वो स्टेबल रहे वाई वाई लेवल पे, पर ड्रॉप कर गए फ्रॉम 9.9% टू 9.4% ऑन क्वार्टर लेवल। अगर आरओए की बात करें तो आरओए इंप्रूव किया वाई वाई लेवल पे, बट ड्रॉप हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और अब करंटली है 2.3% पे। आरओई की बात करें तो आरओई भी ड्रॉप किया फ्रॉम 20% टू 18% ऑन क्वार्टर लेवल। अब फाइनली नंबर की बात कर लेते हैं। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो बढ़ा 36% ऑन वाई वाई लेवल, 4% ऑन क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 41% ऑन वाई वाई लेवल, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, कंपनी और ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। हमारा कॉस्ट टू इनकम वाला नंबर धीरे धीरे और नीचे आता जा रहा है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा पेस पे बढ़ा है एज कम्पेयर टू आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका मतलब आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स थे ओपेक्स उतनी पेस पे नहीं बढ़े, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे आया। अगर पैट की बात करें तो पैट बढ़ा 28% से ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड -14%, मतलब डी ग्रू कर गया 14% से ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये भी है कि हमारा Q1 थोड़ा सा स्लगिश रहता है जैसे बाकी फाइनेंशियल्स का रहता है, तो Q1 थोड़ा स्लगिश रहता है, इसकी वजह से भी ये नंबर हमें देखने को मिल रहा है। बट वही है, अगर ये अपना पीसीआर 98% पे मेंटेन करता है तो पैट और भी कम आता है। और अगर लेवरेज की बात करें तो बैंक करंटली 6 टाइम्स लेवरेज है। अगर इन्होंने गाइडेंस भी दे रखा है, गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आपको पता चलता है कि ये 30% लोन बुक ग्रो करने की बात कर रहा है वाई वाई लेवल, और अपने सिक्योर्ड लोन के पोर्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये बिल्कुल 3-4 साल पहले तक तो ये बिल्कुल ही माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में थे, वहां से अब ये धीरे धीरे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन करते करते इन्होंने 35% अपना सिक्योर्ड लोन बुक बना भी लिया, और उसको अब और धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे। आरओए का टारगेट है इनका अबव 2% ले जाने का, जो अचीव्ड है। आरओई का 18% का वो भी अचीव हो गया है। कॉस्ट टू इनकम 50% 57% ये भी ऑलमोस्ट अचीव हो ही गया है, और क्रेडिट कॉस्ट को 2% के आसपास रखने का इस फाइनेंशियल ईयर में, पूरे FY 25 में। तो यही थी कहानी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एक मतलब अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं कि भाई लोन बुक ग्रोथ भी आया, डिपॉजिट ग्रोथ भी आया, गाइडेंस के अनुसार भी चल रहे हैं, और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम वही है कि स्लिपेजेस पड़े आपके SMA 1 SMA 2 अकाउंट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो हमें उस पर ट्रैक करते रहना है कि SMA 1 SMA 2 अकाउंट्स कहीं बन के आगे चल के ग्रॉस एनपी ना बच जाए, है ना। तो एक थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का ध्यान रखना है। वैसे उसके अलावा बाकी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसके अलावा आज 2-3 वीडियो बना के और
और 2-3 कंपनियां अपडेट कर ही लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।